लुम्बिनी के अंदर, बोधगया के अंदर, सारनाथ और कुशीनगर, भरूच का स्तूपा, सांची स्तूपा, लुम्बिनी का पिलर, अजंता और एलोरा की गुफाएं। सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के बाद काफी सारे स्तूपास का निर्माण करवाया था। बट इस मॉन्यूमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? इसे क्यों बनाया गया? इसे खोजा कब गया और इसे खोजा क्यों गया? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू से शुरू करते हैं और यू विल सरप्राइज टू नो कि इसके रूट्स बुद्धिज्म से जाके चलते हैं। जब बुद्धा कुशीनगर के अंदर अपना निबंधन अटेंड कर रहे थे, उससे ठीक पहले आनंद ने उनसे जाकर एक सवाल पूछा कि हे बुद्ध, आपके जाने के बाद हम आपको किस तरीके से याद करें? तो वहाँ पर गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरे जाने के बाद थूपा का निर्माण करवाना। थूपा बेसिकली संस्कृत वर्ड है जिसको आज के टाइम पे स्तूप बोला जाता है। और सारे के सारे स्तूपास सम्राट अशोक ने नहीं बनवाए थे, और बहुत सारे ऐसे स्तूपास हैं जिनको भिक्षुओं ने आसपास के लोगों की मदद और उनकी डोनेशंस लेकर स्तूपा को निर्माण करवाया था। क्योंकि बुद्धा के जाने के बाद उनसे जुड़ी सारी की सारी जो चीजें थी उन सबको बहुत सीक्रेट माना जाता था। तो जहाँ पर भी स्तूपा को बनवाया गया उसके अंदर बुद्धा से जुड़ी किसी न किसी चीज जो कि वो यूज किया करते थे उस रेलिक को अंदर दबा दिया गया, ताकि ये प्लेस हमेशा सीक्रेट बनी रहे। अगर कभी आप स्तूपास को विजिट करोगे तो वहाँ की रेलिंग्स और जगह जगह पर जिन लोगों ने डोनेशंस दी हैं उनके नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं। इनमें से कई लोग किंग्स हुआ करते थे, जैसे कि सातवाहन डायनेस्टी के किंग्स, और काफी लोग जो कि आसपास के लैंडलॉर्ड, ऑर्डिनरी लोग, वुमेन, भिक्षु, भिक्षुनी, ये सब भी दिया करते थे जो भी उनके पास होता था, ताकि स्तूपा का निर्माण करवाया जा सके। स्तूप का मेन हिस्सा सेमी सर्कुलर है, जिसे माउंड ऑफ अर्थ या अंडा भी कहा जाता है। इस माउंड ऑफ अर्थ के ऊपर एक बालकनी बनी हुई है जिसे हर्मिका बोला जाता है, और ये जो हर्मिका है ये भगवान की प्रेजेंस को दिखाती है। हर्मिका के ठीक बीचों बीच से पिलर यानी डंडे जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया है, जिसे यष्टि बोला जाता है, जिसके सहारे एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है जो कि हर्मिका के ठीक ऊपर छाया देता है, धूप से बचाता है। और उस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को छतरी कहा जाता है, जो कि संसार को छाया प्रदान करती है, करुणा देती है। वॉल्स पर धीरे धीरे बहुत सुंदर स्कल्पचर्स और डिजाइन बना दिए गए सो दैट वो देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील हो, और उनमें से कई सारे स्कल्पचर्स जो हैं वो स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं। और ऐसे ही सिंबल्स हमें बुद्धिज्म के अंदर भर भर के देखने को मिलते हैं, जैसे एम्प्टी सीट दिखाती है बुद्धा के मेडिटेशन स्टेटस को। स्तूपा रिजेंबल करता है महापरिनिब्बाण यानी डेथ ऑफ बुद्धा को। व्हील दो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला है टाइम, समय, और दूसरा है बुद्धा की स्पीच जो कि उन्होंने सारनाथ के अंदर दी थी। और बोधि ट्री दिखाता है बुद्धा की एनलाइटमेंट को। माउंट्स एंड रेलिंग्स सेक्रेट प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और चारों डायरेक्शंस में गेटवेज बने हैं। बट जो वर्शिपर्स थे वो ईस्ट डायरेक्शन से ही एंट्री लिया करते थे। ईस्टर्न गेटवे से एंट्री करने के बाद जो भी वर्शिपर्स होते थे वो अंडा यानी जो माउंट होता था उसका एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा चक्कर लगाते थे, और इवन आज भी ये प्रथा फॉलो की जाती है। इवन एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स फिगरसन ने तो ये तक कहा है कि सांची एक खजाना है सिंबल्स और वर्शिप। अगर आप अजंता और एलोरा की गुफाएं देखोगे तो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट मॉन्क्स के रहने की ये जगह हुआ करती थी, जहाँ पर वो लोग साथ में रहते भी थे, और जितने भी भिक्षुज होते थे वो अपनी एक प्रॉपर ग्रुप बना करके सारे डिसीजंस भी लिया करते थे। अशोका ने जब बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था तो उन्होंने बुद्धिज्म के अजीवक सेक्ट को ज्वाइन किया था। तो उन्होंने 3rd सेंचुरी के अंदर इन भिक्षुज के लिए इन केव्स का निर्माण किया था। स्तूपा का सीधा रिलेशन बुद्धा के लाइफ के किसी न किसी इंसिडेंट जो कि उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसको डिवोट करता। जैसे लुम्बिनी के अंदर जो स्तूपा बनाया गया वो उनके जन्म को दिखाता है, वहीं बोधगया के अंदर जो स्तूपा बनाया गया वो एनलाइटमेंट को दिखाता है। सारनाथ वो जगह जहाँ पर उन्होंने अपना पहला सरमन यानी उपदेश दिया था, तो वहाँ पर भी एक स्तूपा बनाया गया है। और कुशीनगर जहाँ पर बुद्धा की एक्चुअली में डेथ हुई थी यानी उन्हें निबंधन अटेंड हो गया था, वहाँ पर भी एक स्तूपा बनाया गया। और सिर्फ 4 स्तूपास एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत सारे हैं, और वो सारे के सारे स्तूपास कहीं ना कहीं बुद्धा से जुड़ी हैं। बुद्धा के जाने के लगभग 200 साल बाद जब सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया था तो उन्होंने इस धर्म को बाकी सब कॉन्टिनेंट, भारत और आसपास के जितने भी मुल्क या देश हैं उन सब जगहों पे पहुंचाने के लिए आगे बढ़ाने का सोचा। और अशोका ने फिर आगे चलकर काफी सारे स्तूपास को बनाया था, जिसने भरूच का स्तूपा, सांची स्तूपा, लुम्बिनी का पिलर, अशोक वंदना जो कि सम्राट अशोक के ऊपर लिखी गई थी, उसके अंदर भी ये मेंशन था कि सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के बाद काफी सारे स्तूपास का निर्माण करवाया था। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया था वो इतना ज़्यादा एडवांस था और आउटसाइडर्स ने उसे इतनी सफाई से डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ ने उसकी नॉलेज को चुरा करके अपने नाम कर लिया और पूरी दुनिया में अपने नाम से विख्यात कर दिया। कुछ लोगों ने उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और कईयों ने उसको प्रिजर्व करने के बहाने से उसे अपने साथ ले गए। अमरावती का एग्जाम्पल ले लो। ईयर 1796 लोकल किंग ने अमरावती के स्तूपा को खंडर घोषित कर दिया और वहाँ पर एक टेम्पल बनवाने की सोचने लगा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो पाया और वहाँ पर कोई टेम्पल बन नहीं पाया। कुछ सालों बाद कॉलिन मैकेंजी वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें मिलते हैं अमरावती के बिखरे हुए खंडर के टुकड़े। कॉलिन मैकेंजी ने उन स्कल्पचर्स की ड्राइंग तो बनाई पर उनकी ये रिपोर्ट्स कभी पब्लिश ही नहीं हुई। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर अमरावती विजिट करते हैं और वहाँ पर उन्हें वो स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं जिन्हें वो उठाकर मद्रास ले जाते हैं। और आज हम उस म्यूजियम के अंदर उन सारे स्कल्पचर्स को इलियट मार्बल्स के नाम से जानते हैं।
अमरावती का स्तूपा बुद्धिज्म के अंदर बिल्ड किए गए सभी स्तूपास में सबसे बड़ा और मैग्निफिसेंट हुआ करता था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि किंग्स ने या किसी ने भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं और वो एक खंडर में बदल गया। 1850s खत्म होते होते अमरावती के स्कल्पचर्स के टुकड़े पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पर पहुंच गए, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, और इस तरीके से हिंदुस्तान के एक और मास्टरपीस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इवन एक आर्कियोलॉजिस्ट एच.एच. कोल ने अपनी बुक में ये तक लिख दिया कि ये मुझे इंडियन आर्किटेक्चर का एक सुसाइड लगता है, क्योंकि प्रोटेक्शन के नाम पर हमने ओरिजिनल इन सितु, जैसे स्पॉट भी बोला जाता है इंग्लिश में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जहां अमरावती का स्तूपा बुद्धिज्म की सबसे बड़ी लेगेसी होने के बाद भी डिस्ट्रॉय हो गया, वहीं सांची का एक रैंडम सा स्तूपा बचा लिया गया। एक रिमाइंडर दे दूं, सांची के स्तूपा को तब भी बचा के रखा गया जब उसकी सिग्निफिकेंस किसी को पता ही नहीं थी। एक्चुअली में हमने सांची के स्तूपा को 1818 में जाकर के डिस्कवर किया। उससे पहले ये शाहजहां बेगम की देखरेख के अंदर था और उन्हें भी नहीं पता था कि ये पर्टिकुलर चीज़ है क्या। फिर भी उन्होंने इस चीज़ को संभाल कर रखा और इसी वजह से हम आज इसे एक मास्टरपीस मानते हैं। 19th सेंचुरी के अंदर यूरोपियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे स्तूपास को लेकर। इवन फ्रेंच ऑफिशियल्स ने तो शाहजहां बेगम, जो कि वफान की बेगम थी, उनसे परमिशन भी ले ली थी कि वो ईस्टर्न गेटवे को उठा करके फ्रेंच म्यूजियम में ले जाएंगे, जहां उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। पर असलियत क्या थी हम सबको पता है, वो इससे बस पैसे कमाना चाहते थे और शाहजहां बेगम ये सब जानती थी, इसलिए उन्होंने ईस्टर्न गेटवेज और बाकी सारे गेटवेज का इंग्लिश ऑफिशियल्स और फ्रेंच ऑफिशियल्स को प्लास्टर कास्ट बना करके दे दिया और जो रियल गेटवे था उसको अपनी ओरिजिनल जगह पर प्रिजर्व किया। और यही नहीं, बाद में उनके सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम ने भी इसको प्रिजर्व करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और अपनी ट्रेजरी का एक हिस्सा भी डेडिकेट किया ताकि स्तूपा को प्रिजर्व करके रखा जा सके। और करेंटली ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देख करता है और इस तरीके से सांची के स्तूपा को बचा लिया। इवन इस बात पर जॉन मार्शल ने अपनी पूरी की पूरी एक बुक लिखी हुई है सांची में रहकर। हमने इस वीडियो के अंदर जितना कुछ भी समझा एंशिएंट इंडिया और हमारे रिलीजियस लीडर्स के बारे में, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसके अंदर मैं एंशिएंट इंडिया को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लोर करने वाला हूँ और अभी पूरा का पूरा ओशन पड़ा हुआ है एक्सप्लोर करने को। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सतीश साहू साइनिंग ऑफ।